नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से आपने अभी तक अपने प्यार को बनाए रखा है, चैनल का सपोर्ट किया है दोस्तों, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रहिए। मेरी उम्मीद है कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, हमने काफ़ी टॉपिकों का अच्छे से डिस्कशन किया है, अच्छे टॉपिकों को अच्छे से समझा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है चैनल पे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और प्रयास कीजिए कि हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें और हर सब्जेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आपके सक्सेस पाने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ पाएंगे और आपकी नज़रों से कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है। कि आज का जो प्रश्न है वो संबंधित है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया है। दूसरा कथन है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके हैं केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, और ना तो एक और ना तो दो। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि पारिस्थितिकी संवेदनशील यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसमें केवल पहला सही है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया है। तो केवल पहला ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है सितारा कछुआ, मॉनिटर गोधिका, पिग्मी हाग और मकड़ी बंदर उपर्युक्त में से कौन भारत में पाया जाता है। आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में जो पाए जाते हैं वो सितारा कछुआ, मॉनिटर गोधिका और पिग्मी हाग, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये कथन सही है जो भारत में पाए जाते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है। पहला है हरताल, दूसरा है सोर्बिटोल, तीसरा है फ्लोराइड, चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड और पांचवा है यूरेनियम। तो निम्नलिखित में से भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में कौन सा प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। आपको उसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, चौथा और पांचवा, केवल पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा प्रदूषक है जो पानी में पाया जा सकता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी अदर सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो प्रदूषक के रूप में पीने के पानी में भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं उसकी बात पूछी जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हरताल, फ्लोराइड और यूरेनियम, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये किस ऑप्शन पे आएगा, डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए। पहला है दरियाई घोड़ा, दूसरा समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री शेर। उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी है। इन तीनों में से कौन स्तनधारी है, आपको इसका उत्तर देना है। केवल पहला यानी कि दरियाई घोड़ा, दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है दरियाई घोड़ा और समुद्री शेर ये स्तनधारी होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है समुद्री घोड़ा और समुद्री शेर स्तनधारी होते हैं।
और डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा और समुद्री शेर तीनों ही स्तनधारी होते हैं। तो आप उत्तर देना है सभी जानवरों में से कौन स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी की बात की जाए तो दोस्तों दरियाई घोड़ा और जो समुद्री शेर होता है ये आपके स्तनधारी जानवर होते हैं। तो पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ की परतों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात किसका है। बस में दोस्तों पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी जो है वो बर्फ की परतों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है, लेकिन शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात किसका है। पहला जो ऑप्शन है वो है वायुमंडल में नमी और बादलों के रूप में पाया जाता है। दूसरा है मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है। सी है भूजल के रूप में मौजूद है और डी है मिट्टी के नमी के रूप में मौजूद है। दोस्तों पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ की परतों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात किसका है। तो सबसे बड़ा अनुपात जो है वो भूजल के रूप में मौजूद है। दोस्तों किस रूप में मौजूद है, भूजल के रूप में मौजूद है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक उत्तराधिकार के एक भाग के रूप में घासों की जगह नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, आपको इसका उत्तर देना है। दोस्तों घास के मैदानों में जो पेड़ पारिस्थितिक उत्तराधिकार के एक भाग के रूप में घासों की जगह नहीं लेते हैं, यानी पेड़ जो है वो घास के रूप में नहीं गिने जाते हैं, उसका कारण क्या है। पहला है कीड़े और कवक, दूसरा है सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी, सी ऑप्शन है जल सीमा और आग, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक उत्तराधिकार के एक भाग के रूप में घासों की जगह नहीं लेते, क्यों। तो दोस्तों घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक उत्तराधिकार के एक भाग के रूप में घासों की जगह इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जल सीमा और आग इसका कारण है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादकता में कमी के क्रम में पारिस्थितिक तंत्रों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उसमें दोस्तों उत्पादकता में कमी के क्रम की अगर बात करें तो पारिस्थितिक तंत्रों का सही क्रम क्या है। पहला है महासागर, झीलें, घास के मैदान, मैग्रोव। बी ऑप्शन है मैग्रोव फिर महासागर फिर घास के मैदान फिर झीलें। सी ऑप्शन है मैग्रोव, घास के मैदान, झीलें, महासागर। डी ऑप्शन है महासागर, मैग्रोव, झीलें और घास के मैदान। तो पहले दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि उत्पादकता में कमी के क्रम में पारिस्थितिक तंत्रों का सही क्रम क्या है। तो उत्पादकता में कमी के क्रम में पारिस्थितिक तंत्रों का जो सही क्रम है वो कौन सा है। तो सही क्रम है दोस्तों मैग्रोव फिर घास के मैदान फिर झीलें और महासागर, जो कि सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, आपको इसका उत्तर देना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताना किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है इसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। दूसरा है खाद्य श्रृंखलाएं किसी प्रजाति के आबादी के भीतर पाई जाती है। तीसरा कथन है कि खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाती है जिसे अन्य जीव खाते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला
सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों, अगर सही कथन की बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल पे नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है। पहला है एगारिकस, दूसरा नोस्टाक और तीसरा है स्पाइरोगाइरा। उपर्युक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला है पहला और दूसरा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है और केवल तीसरा सही है। निम्नलिखित जीवों पर विचार करते हुए आपको जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए निम्नलिखित जीवों पर विचार करने की तो इसका होगा नोस्टाक, जो कि केवल दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस में दोस्तों, नोस्टाक को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन को जोड़ता है? पहला, पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयला जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। कौन मिट्टी में नाइट्रोजन को जोड़ता है, आपको इसका उत्तर देना है। कथन क्या था? पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयला जलाना और वनस्पति की मृत्यु। तो दोस्तों, इसमें बात की जाए जो नाइट्रोजन को जोड़ता है तो होगा पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और है वनस्पति मृत्यु। बस समझिए दोस्तों, वनस्पति की मृत्यु। तो ऑप्शन आपका पहला और तीसरा जिसमें दे रहा होगा वही ऑप्शन राइट होगा। सी पे दे रहा है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये सभी जितने भी प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं दोस्तों, इस प्रश्नों को पढ़िए, इस प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए ताकि अब ये जान सकें कि कितने प्रश्न किस किस पार्ट से पूछे जाते हैं। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शेर पूंछ वाला मैकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि शेर पूंछ वाला जो मैकाक होता है वो अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है किन राज्यों में? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, शेर पूंछ वाला अगर मैकाक की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन है इकोटोन, पारिस्थितिक आला, निवास स्थान और गृह सीमा। तो इसमें फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों पारिस्थितिक आला। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? पहला है वायरस, कवक, जीवाणु। बस में दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? पहला वायरस है, दूसरा कवक है और फिर है जीवाणु। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ की तो दोस्तों इसमें एक वायरस होता है, एक कवक होता है और एक जीवाणु। इन तीनों में से आपको बताना है कौन जीवों को अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों कवक और जीवाणुओं को। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आंधी के दौरान आसमान में गड़गड़ाहट किसके कारण उत्पन्न होती है? पहला, आकाश में कम्यूलो
क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मिलना, उसमें तो आकाश में क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मिलना। दूसरा, बिजली जो निम्बस बादलों को अलग करती है। तीसरा, हवा और पानी के कणों की हिंसक ऊपर की ओर गति। बात समझ में दोस्तों? आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। प्रश्न है, आंधी के दौरान आसमान में गड़गड़ाहट किसके कारण उत्पन्न होती है? आकाश में क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मिलना, बिजली जो निम्बस बादलों को अलग करती है, हवा और पानी के कणों की हिंसक ऊपर की ओर गति। फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या उपरोक्त में से कोई भी गड़गड़ाहट उत्पन्न नहीं करता। दोस्तों अगर बात की जाए आंधी के दौरान आसमान गड़गड़ाहट आने की, तो आकाश में क्यूमुलोनिम्बस, बस में दोस्तों क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मिलना ये गलत हो जाएगा। बिजली जो निम्बस बादलों को अलग करती है ये भी गलत है। हवा और पानी के कणों की हिंसक ऊपर की ओर गति, ये तीनों ही गड़गड़ाहट उत्पन्न नहीं करते दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शीत कक्ष में संग्रहित फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि, इसका क्या कारण है? यानी अगर शीत कक्ष में संग्रहित फल लंबे समय तक अगर उनका भंडारण किया जाए तो उनका जीवन लंबे समय तक रहता है, उसका कारण क्या है? पहला है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से रोका जाता है। दूसरा, कार्बन पर्यावरण में डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सी है, शोषण की दर कम हो जाती है। और डी ऑप्शन, आर्द्रता में वृद्धि होती है। शीत कक्ष में संग्रहित फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका सीधा सा कारण है दोस्तों, शोषण की जो दर होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला घड़ियाल, दूसरा है चमड़े की पीठ वाला कछुआ, दूसरा दलदली हिरण। उपर्युक्त में से कौन है जो संकटग्रस्त है? घड़ियाल और चमड़े की पीठ वाला कछुआ, या फिर दलदली हिरण, या फिर तीनों, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें घड़ियाल हो गया, चमड़े की पीठ वाला कछुआ हो गया, दलदली हिरण, ये तीनों ही आपके संकटग्रस्त हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा थिस्मिया मलायाना क्या है? बताइए दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा थिस्मिया मलायाना क्या है? पहला है, पौधों की एक नई प्रजाति। दूसरा है, फल की एक दुर्लभ प्रजाति। सी है, एक प्रकार की पारंपरिक दवा। और डी ऑप्शन है, एक प्राचीन सिंचाई तकनीक। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए कि हाल ही में खबरों में रहा थिस्मिया मलायाना क्या है? तो दोस्तों खबरों में जो थिस्मिया मलायाना है वो क्या है? तो वो है पौधे की एक नई प्रजाति। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा ओफिस्थस सुयोई क्या है? उसमें दोस्तों खबरों में रहा ओफिस्थस सुयोई क्या है? पहला है, पश्चिम बंगाल में खोजी गई एक दुर्लभ मछली। बी ऑप्शन है, पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाने वाला एक आक्रामक खरपतवार। सी ऑप्शन है, सर्प ईल की एक नई खोजी गई प्रजाति। और डी ऑप्शन है, सैन्य हथियार। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि हाल ही में खबरों में रहा ओफिस्थस सुयोई क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ओफिस्थस सुयोई की, तो ये सर्प ईल की एक नई खोजी गई प्रजाति है। बस में दोस्तों तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पुरातात्विदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है? पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। हाल ही में पुरातात्विदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है? किस राज्य में खोजा है? तो जिस राज्य में शुतुरमुर्ग का 41,000 साल पुराना घोंसला खोजा गया है वो कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। हाल ही में खबरों में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यानी NSTR किस राज्य में स्थित है?
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ग्राइनेस का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला है तलछट को फंसाना और लंबे तटीय बहाव को रोकना। दूसरा समुद्री जीवन के लिए कृत्रिम चट्टानें बनाना। सी है रेत पुनर्चक्रण के माध्यम से समुद्र तट पोषण की सुविधा प्रदान करना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ग्राइनेस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ग्राइनेस का जो प्राथमिक कार्य है वो होता है तलछट को फंसाना और लंबे तटीय बहाव को रोकना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है उस विशेषता का नाम क्या है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? पहला है समायोजन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा है अभ्यास होना और चौथा है अनुकूली भिन्नता। पहला समायोजन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा अभ्यास होना और डी ऑप्शन है अनुकूली भिन्नता। उस विशेषता का नाम बताइए जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है। हो जाएगा दोस्तों अनुकूलन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जिस स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं जो उनके जीने के लिए अनुकूल होता है उसी के अकॉर्डिंग उनकी विशेषता है कि जो जीवों को आवास की स्थिति में जीवित रहने के लिए ये तब वो है अनुकूलन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेल्फोर्ड की सहिष्णुता नियम का किसके नाम पर रखा गया है? बात समझिए दोस्तों, सेल्फोर्ड की सहिष्णुता नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला है सेम्स सेल्फोर्ड, दूसरा जैकब सेल्फोर्ड, तीसरा है अर्नेस्ट सेल्फोर्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सेल्फोर्ड की सहिष्णुता नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सेल्फोर्ड के सहिष्णुता नियम का नाम जिसके नाम पर रखा गया है उसका नाम है अर्नेस्ट सेल्फोर्ड। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेल्फोर्ड की सहनशीलता नियम बताता है कि पर्यावरणीय कारकों के प्रति व्यापक सहनशीलता सीमा वाले जीव। सेल्फोर्ड का सहनशीलता नियम क्या बताता है कि पर्यावरणीय कारकों के प्रति व्यापक सहनशीलता सीमा वाले जो जीव कम संख्या के साथ संकीर्ण वितरण, उच्च जनसंख्या के साथ व्यापक वितरण, उच्च जनसंख्या के साथ व्यापक वितरण और उच्च जनसंख्या के साथ संकीर्ण विकिरण। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उच्च जनसंख्या के साथ व्यापक वितरण। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वहाँ पे उच्च जनसंख्या दे रहा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए कम जनसंख्या के साथ व्यापक वितरण। बस में दोस्तों यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे जो आपका दे रहा है यहाँ पे ये जो आपका दे रहा है ये यहाँ पे आपका नहीं होगा। इसके दर पे क्या होगा दोस्तों? कम। क्या होगा? कम होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से मैं वीडियो को लाता रहूँगा और हमारे डिस्कशन टॉपिकों पर अच्छी तरह से चलता रहेगा जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकें दोस्तों। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।